Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and well and doing very well in your studies. आप सभी लोगों का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑफिशियल चैनल पे। हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर पीसीएस 2024 के लिए, यूकी पीएससी के लिए। हिस्ट्री का बैच हमारा चल रहा है अभी फ़िलहाल और उसमें आज हमारी पहली क्लास है और इसको डेमो क्लास के रूप में आपको मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो समझते हैं इतिहास क्या है, कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। आप सभी लोग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कराया था ना, अभी लास्ट पेपर प्रैक्टिस कराया था और आप में से काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी था। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लें। देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किस टाइप के मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहता आता हूँ कि हिस्ट्री इज़ अनफेथोमेबल। अनफेथोमेबल का मतलब होता है अथाह है। अगर एग्जामिनर जो सवाल बनाने वाला है, अगर वो चाह जाए कि इतिहास के ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं कि बच्चों से अटेम्प्ट ना हो सके, तो हम कितना भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हम एग्ज़ाम में उसको टच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको आसानी से आ सके। अगर एग्जैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतिहास क्या कहता है कि कुछ क्वेश्चंस में हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अब जैसा कि इतिहास है, कहते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सारा का सारा इतिहास है। E.H. कार साहब ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। अब हमारे यूके पीएससी के लोअर पीसीएस में, जैसा कि आप पहले ही समझ रहे हैं कि लोअर पीसीएस है, तो लोअर पीसीएस में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और साथ ही साथ उसमें कुछ नेशनल मूवमेंट से। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरू भी कहाँ से होती है? जब यूरोपियंस हमारे कंट्रीज़ में एंटर करते हैं ट्रेड के पर्पस से, और कहते हैं कि ऐसा कहते हैं ना कि जब हमारा देश गुलाम बनने के कगार पे था तब हमारा मॉडर्न इतिहास शुरू हो रहा था। अगर क्रोनोलॉजी को समझे तो इंडियन हिस्ट्री को स्पेशली 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1707 AD, यानी जब औरंगजेब साहब की मृत्यु हुई थी उसके बाद से मानी जाती है। लेकिन हम अब 1707 से ना पढ़ के उससे और पीछे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मुगल्स, आप सुने होंगे मुगल्स के बारे में, मुगल का डिक्लाइनेशन हुआ, नए नए छोटे छोटे प्रोविंसेस शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए, स्टैब्लिश होने शुरू हो गए, मुगलों से अलग हो गए, और फिर धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स आती हैं और हमारे जो क्षेत्रीय राजा हैं, किंग हैं, रूलर्स हैं, उनमें यूनिटी ना होने की वजह से वो किस तरीके से हमारे देश पे राज करना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेड के पर्पस से आए थे, धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, राज करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। अच्छा, जो भी चर्चा मैं करूँगा मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किताब पढ़ के कर रहा हूँ, और मैंने किताब पढ़ी, मैंने कुछ समझा, वो आपको समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट हिस्ट्री में कुछ होता नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाए कि ऐसा हुआ रहा होगा और फिर उस हिसाब से हम लोग आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा बैच 6 जनवरी 2025 से है। अगर अभी आपने एनरोल नहीं किया तो आप उसको फटाफट से एनरोल कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है और समय को ना गंवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आप देहरादून में आके कर सकते हो, ऑनलाइन अपने घर से कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी ले सकते हो और कैसे हमारे बैचेस को परचेज करना है वो भी पता कर सकते हो। ठीक है बात? आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ बिना देर करते हुए। आज का हमारा
जो शुरुआत है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। मैं कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा और एक्सप्लेन आपको बाइलिंगुअल कर दिया करूंगा, दोनों भाषाओं में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिसमें आपको बेहतर महसूस हो। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आज का जो भारत है उसका क्या इतिहास रहा है, प्रेजेंट जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसकी क्या हिस्ट्री रही है, वो भी मॉडर्न टाइम के हिसाब से। कब से हमने ये सारी चीज़ें शुरू की, एजुकेशन कैसे आया, हमारा सिस्टम कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीन रहा, इन सब का क्या हिस्ट्री है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है बात? चलिए, क्या कहानी रही है उसके ऊपर चर्चा वर्चा किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ये यूरोप से कंपनीज भारत में क्यों आ रही हैं, क्या उनका रीज़न है आने का और क्या वो चाहते हैं हमसे। तो ये क्यों आई, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था। आप बहुत बार आप सब लोगों ने सुना होगा ना कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। क्या 1498 में इंडिया की डिस्कवरी हुई थी? हम तो एक स्टेटमेंट यही पढ़ते हैं, लेकिन आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या हुआ रहा होगा। बात करते हैं एंशिएंट टाइम से, जब चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में एंटर किया था, सेल्यूकस निकेटर था, उसने अपना एम्बेसडर इंडिया में भेजा था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। ये भी तो वहीं से थे, यूरोप से ही थे, यूनानी थे, एथेंस से थे, ग्रीस से थे, बेबीलोन से थे, ये भी इंडिया में आते थे। और जब इसके बाद ये सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई, इसके बाद ट्रेड शुरू हो गया था इंडिया से। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में तो आया ही था मेगास्थनीज, है ना, उसके बाद बिंदुसार के कोर्ट में आया, ऐसे सबके कोर्ट्स में आता रहा और धीरे 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 क्या हो गया, एंशिएंट टाइम में ही ट्रेड शुरू हो गया। उन सभी यूरोपियंस को लगा कि इंडिया बहुत वेल्दी कंट्री है, रिच कंट्री है, और इंडिया से वो लोग बहुत सारी चीज़ें चीप रेट पे लेते थे और वहाँ ले जाकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते थे। तो ये ट्रेडिंग वाला सिस्टम बहुत टाइम से चलता आ रहा था। और उस समय भी अगर कोई वीक राजा रहा होता, बहुत कमज़ोर रहा होता और थोड़ी यूनाइटी में और कमी आ गई होती, तो इंडिया के ऊपर उस समय भी आके वो आक्रमण करके जीत जाते और भारत के ऊपर कब्जा कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था एंशिएंट टाइम में। अब वही चीज़ होने वाला है, आइए देखते हैं कैसे। धीरे 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 वो ट्रेड चलता रहा और वो ट्रेड 13 to 14 सेंचुरी तक चलता रहा। 13 to 14 सेंचुरी, एक शब्द मैंने यहाँ पे यूज़ किया आपके सामने, 13 सेंचुरी और 14 सेंचुरी। ये जो सेंचुरी की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैंने आपको बोला कि 13 सेंचुरी, तो इसका मतलब है हम 1200 से लेके 1299 या 1300 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी चल रहा है, तो हम 2000 से 2100 तक के बीच की बात करेंगे, है ना। तो ऐसे ही तो 14 सेंचुरी तक यानी 1300 से लेके 1400 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। यूरोपियंस इंडियंस के साथ बहुत ईजिली ट्रेड करते थे, और वो ट्रेड करने का उनका जो रास्ता था, वो दो तरीके से था। एक लैंड वे से आते थे और एक वाटर वे से आते थे, लेकिन वो जो समुद्र से आते थे ना नीचे से, वो रास्ते की खोज अभी नहीं हुई थी, उसके ऊपर अभी बैन लगेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझते हैं। ये वर्ल्ड मैप का कुछ छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। वर्ल्ड मैप का छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट हमारा यूरोप का दिख रहा है,
ये वाला पार्ट हमारा एशिया का दिख रहा है, ये अफ्रीका है, फिलहाल हमसे उससे मतलब नहीं है। यूरोप से एशिया और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो वो ईस्ट में पड़ता है। कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। इसलिए यूरोप से जितनी भी कंपनीज भारत में आई, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश आई, तो उसको क्या बोला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया में, ईस्ट में है और किस कंट्री में? इंडिया में। ठीक है बात? आइए आगे समझते हैं। अब इधर ये छोटू छोटू से देश हैं यहाँ पे, जो कि आप वर्ल्ड मैप में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर स्पेन है, पोर्तुगीज़ है, इधर ब्रिटेन है, ये सारे लोग हैं। और जो ट्रेड होता था दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, जो ट्रेड होता था वो दो वेज से होता था। दो वेज कौन कौन से हैं? एक है लैंड वेज और एक है वाटर वेज। तो आए समझते हैं लैंड वेज क्या है। ये यूरोप है, ये इधर से ट्रेड करते हैं, इधर से ट्रेड करते हैं, इधर से ट्रेड करते हैं, इधर से करते हैं और इधर इंडिया में पहुंच जाते हैं और इंडिया के पास ट्रेड करते हैं। ठीक है बात? इधर से पहुंचे, ईरान पहुंचे, पर्शिया पहुंचे, इराक पहुंचे, अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान के बाद इंडिया में एंटर करने के लिए इनके पास 4 पासेस हुआ करते थे। पास मतलब जो दो पहाड़ियों के बीच का पतला सा रास्ता होता है, उसको हम लोग पास बोलते हैं। ठीक है? तो उस पास से इंडिया में एंट्री करते थे। अब ऐसे ऐसे कितने पास थे, तो आपसे सवाल अगर पूछ ले कि कौन से 4 पासेस से यूरोपियंस 13th या 14th सेंचुरी में ट्रेड किया करते थे, तो 4 पास में से कौन सा पास है? तो चारों पासों का नाम आपको याद रखना होगा। वो किस हिसाब से था? वो लैंड वाला रूट था। तो लैंड रूट में 4 पास, कौन से? 4 पासेस। कौन सा पास है? एक तो पास का नाम है दोस्तों खैबर पास, दूसरा क्या ले ले? कुर्रम पास, तीसरा गोमल और 4th नंबर पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बोलन। तो इन 13th-14th century Europeans trade through land route by 4 pass. They entered in India by 4 pass: खैबर, कुर्रम, गोमल और बोलन। ये सारे पास किस कंट्रीज में पड़ जाते थे? अफगानिस्तान से जब इंडिया में एंटर करना होता था, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये तो लैंड रूट है। अब बात करते हैं वाटर रूट की। ये देखो, ये जो आप ब्लू 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 देख रहे हो, ये हमारा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इसके ऊपर आप देखोगे ये है ब्लैक सी, इसके नीचे ये देखोगे ये है रेड सी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही? ये देखोगे ये है गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। इतने वाटर बॉडीज आपको पहले समझने हैं। तो वो कैसे करते थे? यूरोप से मेडिटेरियन सी से आए या ब्लैक सी से आए, फिर कहाँ पहुंचे? रेड सी पे पहुंचे। ये रेड सी है, यहाँ से निकला इधर पहुंच गए, या इधर से आ रहा है तो यहाँ से निकला इधर पहुंच गया और यहाँ पहुंच के फिर से इंडिया में एंट्री कर दिए। तो क्या रीजन रहा कि ये लैंड रूट और वाटर रूट दोनों इनसे छीन लिए गए? आ रही बात समझ में थोड़ी थोड़ी? कि इन 13th and 14th century Europeans traded with India by 2 routes. One is land route, one is water route, and ये कब तक चलता रहा? Till 1453. Till 1453. 14th सेंचुरी के बाद ये 1453 यानी हाफ बीत जाने के बाद इसमें रुकावटें तो पहले से भी पैदा होती थी, लेकिन अब भयंकर वाली आ गई। क्या रुकावटें आ गई हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क है, यह टर्की का एरिया, टर्की। 1453 इन टर्की देयर वर रूल ऑफ उस्मानिया एम्पायर। In Turkey there were rule of Usmania Empire and Usmania Empire won Constantinople. क्या जीत गया वो? कस्तुनतुनिया। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है, टर्की का ही पार्ट है।
उसको 1453 में उस्मानिया के साम्राज्य ने, जो टर्की में हुआ करता था, उसने जीत लिया और पूरी पावर, जो अरब की पावर हुआ करती थी, वो सारी पावर यहाँ पे उसकी सॉलिड तरीके से स्टैब्लिश हो गई। अब जब कोई यूरोपियंस इधर जाता था इंडिया से ट्रेड करने के लिए, और जब वो वापस जाता था तो ये यहीं पे अरब के लोग उसको लूट लेते थे, छीन लेते थे, हड़प लेते थे, कॉन्फिस्केट कर लेते थे, और फिर वही सारा सामान यूरोप में बहुत महंगे प्राइस पे ले जाके सेल करते थे। फायदा किसका हो रहा है? अरेबियंस का हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है? यूरोपियंस का हो रहा है। तो धीरे 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 यूरोपियंस का ट्रेड इंडिया से इस टाइम के बाद 10, 20, 30 सालों के लिए क्या हो गया? रुक गया, बैन हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? अब छोड़ दिया होता, यूरोप ना आता, क्या जरूरत है यूरोप को फिर इंडिया आने की या एशियन कंट्रीज में आने की? जरूरत थी, क्योंकि एशिया में जो गरम मसाले होते हैं, स्पाइसेस, वो बहुत अच्छा होता था, और इधर लोग थोड़ी मांस मच्छी का सेवन ज़्यादा करते थे और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। और जब ये मसाले स्पाइसेस डाल दिए जाते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व हो सकता था और उसका टेस्ट तो लाख गुना बढ़ जाता था। तो उनको ज़रूरत थी इस चीज़ की। ये सोचे कि यार किस तरीके से इधर एंट्री वेंट्री किया जाए, आइए समझते हैं। यूरोपियंस ने सोचा कि यार कुछ तो है, जब हम इंडिया पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी सी है, समुद्र है, अरेबियन सी, और हमारे इस साइड में भी समुद्र है, सी है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिधर से हम निकल के उधर पहुंच जाएं, इन लोगों से कोई मतलब ही ना हो? दिमाग में आया उन लोगों के। तो पहला फर्स्ट जो प्रयास था वो किसने किया? एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू दियाज। क्या नाम है उस पर्सन का? बार्थोलोम्यू दियाज। आए समझते हैं? इसको हटा रहा हूं मैं या रहने देते हैं इसको? चलो हटा ही देते हैं भाई। क्या नाम बताया मैंने? 1453 में उस्मानिया के एम्पायर ने टर्की में राज करता था, उसने कस्तुनतुनिया को जीत लिया और पूरे इस यूरोप के ट्रेड को रोक दिया, प्रोहिबिट कर दिया। अब समय आता है 1487 का। इन 1487, कहानी समझना ध्यान से, डेट याद रखना। इन 1487 a person who belonged to Portuguese, पुर्तगाल। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप कभी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कभी हिस्ट्री पढ़ते हो, कभी ज्योग्राफी पढ़ते हो, कभी इकोनॉमी पढ़ते हो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ड्यूरिंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस, इफ यू गेट एनी नेम ऑफ कंट्री, समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी देश का नाम अगर आपके सामने आता है तो आप जस्ट थोड़ा सा गूगल करके उसकी कंट्री का कैपिटल ज़रूर सर्च कर लिया करो, याद कर लिया करो। याद करने का मतलब बस देख लिया। जैसे मैंने एक कंट्री का नाम लिया, टर्की, अभी यहाँ पे लिया था, तो आपको टर्की की कैपिटल ऐसे ही देख लो। अच्छा, टर्की क्या होता है? अंकारा होता है, ठीक है। अभी मैंने पोर्तुगीज नाम लिया कि 1487 में एक पर्सन है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू दियाज और वो पुर्तगाल से बिलोंग करता है, तो पोर्तुगीज की कैपिटल होती है लिस्बन, ठीक है। उसको याद कर लिया। याद अलग से नहीं करना, बस जब जब मिलता जाए उसको पढ़ते जाए। तो ये पर्सन क्या किया? ये पर्सन घूमते टहलते सोचा कि हम भी कुछ करेंगे, और वो ये स्पेन से निकला। आदमी कहाँ का है? सॉरी, पुर्तगाल से ही निकला। पुर्तगाल से निकला, ये रास्ता होते हुए इधर पहुंचा, इधर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। और ये क्या है? ये अफ्रीका का लास्ट कॉर्नर है। इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। एक आपको बात बताता हूँ, जैसे ये इंडिया का ये कॉर्नर है ना लास्ट का, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। जब कोई कंट्री का ऐसे एंड लास्ट वाला ये इस तरीके से होता है ना, तो इसको हम लोग केप नाम देते हैं।
इसको क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। गुड होप मतलब यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब हम इंडिया तक भी पहुंच ही जाएंगे। ये पोर्तुगीज का आदमी था, इसने खोजबीन करके, वॉयेजर था, समुद्री यात्री था, इसने रख लिया। तो क्या नाम है इसका? बार्थोलोम्यू दियाज। बार्थोलोम्यू दियाज इन 1487 डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, लास्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां तक कहानी समझ में आई। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे पोर्तुगीज से ही रिलेटेड है। उसी के पास है कंट्री स्पेन। स्पेन एक फिर कंट्री आ गई। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। स्पेन का राजा रानी भी चाहता था, जो वहां का किंग और क्वीन है, वो भी चाहता था कि किसी तरीके से इंडिया के रास्ते की खोज हो जाए। तो उनके कांटेक्ट में एक व्यक्ति आया जो इटली से बिलोंग करता था, कोलंबस। कौन आया? कोलंबस। कोलंबस बोला साहब हम जाएंगे। कोलंबस किस कंट्री से है? कोलंबस है इटली का। किससे मुलाकात हुई कोलंबस की? कोलंबस की मुलाकात हुई किंग ऑफ स्पेन, और उससे जहाज लिया, पैसा वैसा लिया, बोला हम जाएंगे, हम खोज के आएंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492, बार्थोलोम्यू दियाज की बात हो गई 1487। अब बात करते हैं यहां पे 1492। स्पेन से निकला, ठीक है, और इंडिया की तरफ आने की बजाय, डायरेक्शन वाला उसके पास यंत्र थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसी समय काम आया था वो। तो इंडिया आने के बजाय वो किधर चला गया? यहां से निकला और इंडिया आने के बजाय वो अमेरिका की तरफ चला गया भाई। इंडिया आने की बजाय अमेरिका की तरफ चला गया। तो इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब क्या हुआ भैया? अभी भी इंडिया नहीं मिला। इंडिया कहाँ चला गया? इधर से तो जाने नहीं दे रहे। देखो इंडिया तो है, इंडिया की डिस्कवरी है, लेकिन कौन सी डिस्कवरी करने जा रहे हैं ये लोग? सी रूट से इंडिया को खोजने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। कोलंबस साहब का काम हो गया। अब वास्को डिगामा 1498, लगभग 10 साल बाद ऑफ बार्थोलोम्यू दियाज। बार्थोलोम्यू दियाज went in 1487 and he discovered Cape of Good Hope, last point of Africa. Approx after 10 years, Vasco da Gama took permission from Portuguese king. Portuguese king का नाम Henry the Navigator। वो बहुत चाहता था कि भाई बहुत जल्दी से क्या हो जाए, इंडिया की, एशिया की खोज कर ली जाए इसके सी रूट से, तो हमारा ट्रेड व्रेड शुरू हो जाए। तो वास्को डी गामा की कहानी को आगे लेके चलते हैं। वास्को डी गामा इन 1498 ऑन 20th May ही रीच्ड इंडिया। भारत पहुंचता है वास्को डी गामा 1498 में 20 मई को। किस रास्ते से पहुंचा? वही थ्रू केप ऑफ गुड होप, वही अफ्रीका का पॉइंट जो बार्थोलोम्यू दियाज 1487 में डिस्कवर किया था। थ्रू केप ऑफ गुड होप एंड ही वाज हेल्प्ड बाय अब्दुल माजिद। ये कहां का था? ये गुजराती था, गुजराती सेलर था। अब्दुल माजिद ने इसको बताया, हाँ इंडिया उधर ही है, मतलब ये मछुआरा टाइप से था, निकला हुआ था, काफी दूर आ गया था, तो इससे मुलाकात हुई होगी 1498 में। अब्दुल माजिद ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो भाई, उसी डायरेक्शन में चले जाओ, और ये पहुंचता है। फाइनली इंडिया वॉज डिस्कवर्ड on 20th May 1498 by Vasco da Gama. He belongs to Portuguese and he was the representative of Portuguese king Henry। ठीक बात है, आगे बढ़े। हेनरी साहब पोर्तुगीज आ गए, ट्रेड करना शुरू किया। अब धीरे 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 धीरे
बाकी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी धीरे धीरे उसी रास्ते से इंडिया आने का काम शुरू करेंगे। ठीक है बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ सीक्वेंस, तो एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन कौन आया, और फिर हम लोग बैक से वही जो पोर्तुगीज वास्को डी गामा की कहानी है वही फिर से शुरू करेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन आया और कौन नहीं आया इसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी कंट्री आई है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, और वो कंपनी कौन सी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, वो इंडिया में अराइव कब किया, अराइवल, और जब भारत में पहुंचा तो उसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की, फर्स्ट फैक्ट्री क्या की, कब एस्टैब्लिश कर लिया। आइए देखते हैं भाई। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे जो पहली कंपनी है या पहला कंट्री है यूरोपियन, वो कौन है, वो है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज। एक कहानी आपको इन दोनों के बीच में समझाता हूँ। पहले तीन जो हमने कॉलम बनाए हुए हैं इसका क्या रीज़न है। पोर्तुगीज इंडिया में पहले आ जाएगा, बाद में वो कंपनी स्टैब्लिश करेगा, या पहले कंपनी स्टैब्लिश करेगा बाद में इंडिया पहुंचेगा। आप खुद समझदार होंगे, आप खुद समझिएगा कि जस्ट इमेजिन कि हमें किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, हमें किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, और हम उसके स्कूल पे, उसके ऑफिस में, उसके घर पे चले जा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमको बेचना है, क्या आप खरीदेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास हमारी कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश हो। वास्को डी गामा इंडिया आके इंडिया के लोकल रीडर से, इंडिया के लोकल रूलर से क्या बोलेगा कि हम कहाँ से आए हैं। उसके पास एक प्रोफार्मा, एक डेटा होना चाहिए ना कि मैं इस कंट्री से आया हूँ, मेरी ये कंपनी है, मेरे कंपनी का नाम ये है, इस टाइम इस्टेब्लिश हुई थी, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि इस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है पहले ही। तो कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 1498 में ही पहुंचा था, इसलिए 1498 में इसने इस्टेब्लिश कर लिया और 1498 में ये पहुंच भी गया था। ठीक। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने, फैक्ट्री का मतलब क्या है, अब भारत क्यों आया था ये पहली बार, ट्रेड करने के लिए आया था। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि जब हम लोग छोटे छोटे मॉल में जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें क्या एक ट्रॉली बैग दे दिया जाता है, भाई वहाँ से कुछ लेना है, वहाँ से कुछ लेना है, अलग अलग जैसे कुछ लेना है, तो क्या उसको हाथ में ऐसे रख के लेके जाएंगे, नहीं। उसके लिए एक ट्रॉली बैग मिल गया कि चलो सारा सामान उसी में रख लेते और फिर आते काउंटर पे अपना बिलिंग करवाते चले आते। अब जब कंट्री आ रही है इंडिया में या किसी देश में और उसको ढेर सारा ट्रेड करना है, कई टन का ट्रेड करना है, तो क्या वो एक एक चीज ले आके अपने शिप में रखेगी। तो उसने करा, अपना एक वेयर हाउस बनाया, एक अपना गोदाम टाइप से बनाया, उसी को हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री टर्म से यूज कर रहे हैं। फोर्ट भी कहीं कहीं किताबों में फोर्ट यानी किला मिल जाता है कि किला बना दिया, बड़ा सा वेयर हाउस बनाया, उसमें सामान रखेंगे और फिर वो सारा सामान उठा के, और ये किसके किनारे होना चाहिए, ज्यादातर ये समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे ही बनाते थे। आओ देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहां पे बनाई, 1503 में कोचीन में बनाई, कोचीन में, ठीक है, केरल में ही है। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिलहाल तो ऐसे ही देख लेते हैं। कोचीन में बन गई। दूसरा कौन सा कंपनी आता भाई, दूसरा आता हमारे पास डच। डच कहते हैं कि डच कंपनी की स्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश कंपनी के बाद हुई थी, तो हम इसको ऊपर क्यों लिखते हैं, है ना, ऊपर क्यों लिखते हैं, देखो आओ समझते हैं। डच कंपनी है, स्टैब्लिशमेंट तो 1602 में ही हो गई और ब्रिटिश कंपनी 1600 में हो गई, लेकिन अराइवल इसका पहले हो गया। क्या, अराइवल इसका 1605 में ही हो गया।
और 1605 में ही इसने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली। कहां पे? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। फर्स्ट फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। ऐसे तो इन लोग के पास ढेर सारी फैक्ट्रीज थी, ढेर सारे वेयर हाउसेस बनाए थे, 50 थे, लेकिन मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं। अब थर्ड नंबर पे किसकी बात कर ले? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1600 में, लेकिन अराइव कब हुए पहली बार कंपनी के साथ? 1608 में। और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में ही। लेकिन ध्यान देना, ये जो कंपनी इनकी बनी ये टेम्परेरी थी। क्या थी? इनकी ये कंपनी टेम्परेरी थी, मतलब स्थायी नहीं थी यहां पे। तो सर वो परमानेंट वाली कंपनी बता दो, आप यही जानना चाहते हो, परमानेंट कंपनी? तो देखो परमानेंट कंपनी कौन सी थी? 1613 में इन्होंने परमानेंट कंपनी कहाँ बनाई अपनी? सूरत में बनाई। कहाँ पे बना दी? सूरत में। इतनी बात क्लियर है क्या? और विजिबल भी आई हो? सूरत में बनाई। नेक्स्ट ब्रिटिश के बाद कौन आता है? फ्रेंच आते हैं। अच्छा सर, डैनिश आते हैं। कौन आता है? डैनिश। डैनिश कब आए? कंपनी बनी 1616 में, एंट्री की इंडिया में 1620 में, और 1620 में इन्होंने क्या किया? अपना फैक्ट्री भी बनाया। कहाँ पे? ट्रैंकोबार, त्रावणकोर लिख देता हूं मैं, केरला में। केरला में डैनिश आते हैं 1616 में। 1616 में कंपनी स्टैब्लिश होती है, 1620 में आते हैं, 1620 में ही इनका फैक्ट्री बना दिया जाता है। जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में, ठीक है? फ्रेंच कब आते हैं? 1664 में। कंपनी स्टैब्लिश होती है 1664 में, इंडिया अराइव किए 1668 में, और इन्होंने फैक्ट्री भी 1668 में ही बनाई। और वो कहाँ बनाई? सूरत में। ये तो सीक्वेंस है इनका इंडिया में आने का। एक बार देख लें आप, आपको समझ में आ जाएगा। यही सीक्वेंस है। कभी कभी ये सीक्वेंस ही पूछ देता है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्री, उसको क्रोनोलॉजी में सेट करो, या अराइवल को क्रोनोलॉजी में सेट करो, या फिर फर्स्ट फैक्ट्री को क्रोनोलॉजी में सेट करो। तो इस एक चार्ट से हमारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम पूरा ना पढ़ सके, सिर्फ इतना ही चार्ट पढ़ लिए, तो भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम फिर से कहां पे चलेंगे? अब हम फिर से चलेंगे अपने वही संबंधी पोर्तुगीज के पास। चलिए भाई, पोर्तुगीज क्या कहता है? पोर्तुगीज, इसमें वास्को डी गामा साहब है, डॉन हेनरिक साहब है जिसको हेनरी द नेविगेटर कहा जा रहा है, और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल साहब है। और भी बहुत सारे साहब मिलेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। क्या है कहानी भाई? तो समझो, पहले भी चर्चा हो गई है। वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं। He came to India on 20th May 1498. 1498 at Calicut पोर्ट। कालीकट एक एरिया का नाम है। कालीकट एक एरिया का नाम है। अगर यहाँ कौन से स्पेशली पोर्ट पे ये स्टेप आया था, अगर उसकी बात करें तो वो क्या है? कप्पक डप्पू। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कभी कभी पूछ लेता है। कप्पक डापू पोर्ट, इस पोर्ट पे ये उतरा 20 मई 1498, 20 मई 1498।
अब क्वेश्चन होता है कि यहां का राजा कौन था। देयर वर अ हिंदू किंग whose name was Jamorin. Some historian says that Jamorin was not a name, it was a title. जैसे एंसेस्टर्स में टाइटल मिलते हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह, शरद दुबे, ये टाइटल है, तो जमोरिन वॉज अ टाइटल। खैर हमें उससे मतलब नहीं, जमोरिन से ही मतलब है, ठीक है। जमोरिन साहब जब वास्को डिगामा इंडिया में एंट्री करता है और जमोरिन बड़ी खुशी खुशी उसको वेलकम करते हैं, तो दुख किसको हुआ होगा, बेचैनी किसकी बढ़ी होगी? अरेबियंस की। वो जो अरब थे, जो ट्रेड, अरब तो आते ही थे इंडिया में, वो आके ट्रेड करते थे, उनकी फैक्ट्रीज भी थी, तो अरब परेशान हो गए कि यार ये कहाँ से आ गए, हमारे रास्ते से तो नहीं आए, तो अरब परेशान हो गए। तो अरब वॉज नॉट फ्रेंडली नेचर विद पोर्तुगीज, वो फ्रेंडली नेचर में नहीं थे। अब ये जो वास्को डिगामा आया है, क्या किया यहाँ पे? ये ट्रेड किया स्पाइसेस का। वास्को डिगामा अर्न्स, कितना पैसा कमा रहा है? अर्न्स 60 times more than his cost price। जितना उसने पैसा खर्चा किया था उससे 60 गुना ज्यादा अर्न किया कॉस्ट प्राइस इन ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। अच्छा, क्या ये अकेले आया होगा? ये प्रॉपर ये लोग फ्लीट लेके आते थे, जहाजों का एक बेड़ा लेके आते, ढेर सारे जहाज होते थे, उस पर ढेर सारे इनके मजदूर होते थे, उनके साथ आते थे, अकेले नहीं आते थे। हाँ, वास्को डिगामा का नाम इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज ही वॉज लीडर ऑफ दिस फ्लीट। ठीक है, बात इतनी। कितना गुना कमा लिया भाई? 60 गुना ज्यादा कमा लिया ये, ठीक है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है ये? तो यहां पे वर्ड लिखा है, वास्को डिगामा वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक कौन है? ही वॉज द प्रिंस ऑफ पोर्तुगीज, वहां का राजकुमार है, राजा है, और इसको बोला जा रहा है, एक टाइटल मिला हुआ है, हेनरी द नेविगेटर। इतनी बात याद रखें, इतनी चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो अब कहानी आगे चलते हैं। कौन है ये व्यक्ति? पेड्रो अल्वारेज। इसकी कहानी यहीं पे पढ़ लेते हैं। पेड्रो अल्वारेज कब आता है? यानी 1498 में ये लोग आए, यहाँ से ट्रेड वेड किया और खूब सारा पैसा वहाँ पे जाके कमाए। फिर सेकंड जो इनका कैंपेन होता है, ये क्या है? ये सेकंड कैंपेन है, और कब हुआ? 1500 में हुआ। पेड्रो अल्वारेज साहब का 1500 में हुआ। कितने जहाजों के साथ आया ये? पेड्रो अल्वारेज came with 13 ship. He came with 13 big ships. 13 बड़े बड़े जहाजों के साथ आता है, क्योंकि एनकरेजमेंट मिल गया ना कि वो 60 गुना ज्यादा कमा लिया, तो यार 13 बड़े जहाजों के साथ आएगा। अरेबियंस के साथ भिड़ाइए, कहा आओ भिड़ते भाई। He defeated अरब्स। इसने अरबों को भी हरा दिया, इसने अरबों को हरा दिया। अभी बहुत स्टार्ट किया है, इसलिए बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। जैसे आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी, वैसे स्पीड हम लोग की क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसने अरब को हराया। अब कहा कि यार अरब को तो हरा दिया, केरल से तो भगा दिया उनको, लेकिन अब जीते कैसे? तो इसने क्या काम किया? केरला में छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, उसके राजाओं से इसने ट्रीटी कर ली और उनसे फ्रेंडशिप कर लिया। किसने? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल साहब ने। ही मेड फ्रेंडली रिलेशन
फ्रेंडली रिलेशन विद रूलर्स ऑफ कोचीन एंड कोचीन के ही पास है कैन्नानोर यानी कन्नूर। तो इन सभी राजाओं के साथ इसने दोस्ती कर ली। इसकी कहानी इतनी है। हेनरी द नेविगेटर की कहानी है कि इसी ने भेजा हुआ है। वास्को डी गामा की कहानी इतनी है कि इसने भारत की खोज की है, इस तारीख को की, इसकी मदद से की, इस रास्ते से आया था, ठीक है, और इतना ज़्यादा अर्न कर लिया स्पाइसेस में। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। 1500 की कहानी क्लियर हो गई। अब इसको हटाते हैं, हटा दिया जाए भाई, ठीक है सर। अब एक व्यक्ति है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसके पहले 1502 में एक बार फिर से एक कहानी बनती है और फिर से कहते हैं यार 1500 में हमने इतने ज़्यादा ट्रेड व्रेड कर लिया, अब आगे थोड़ा सा और करते हैं। तो 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर से आता है, तो उसका बात कर लेते हैं छोटू सा, फिर इनकी बात कर लेंगे। इन 1502 Vasco da Gama again came to India. Came to India 1502 में आया। और 1503 में मैंने आपको उसमें सीक्वेंसेस वाले में बताया ही था कि 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री लग चुकी है ना। फर्स्ट फैक्ट्री लग चुकी है कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री लग चुकी थी। दूसरी फैक्ट्री बता देते हैं, 1505 में भाई साहब ने लगवाई थी। 1505 सेकेंड फैक्ट्री। सेकेंड फैक्ट्री कहाँ लगी? कैन्नानोर में, यानी कन्नूर भी बोलते हैं इसको ना, हिंदी में इसको कन्नूर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चल ही रहा था। एक सवाल पूछता है, सभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइम्स वास्को डी गामा विजिटेड इंडिया। तो हमने अभी तक कितनी बार देख लिया? एक 1492 में आया था, 1502 में, 1498 में आया, 1502 में आया, और एक लास्ट 1524। कौन से मंथ में? सितंबर मंथ में। तो बता देते हैं यहीं पे, वास्को डी गामा थर्ड विजिट, थर्ड एंड लास्ट विजिट। तो टोटल कितनी बार आया? इतनी बार आया, थर्ड एंड लास्ट विजिट। इस समय आया, इस समय आया कैसे? एज वाइसरॉय या फिर गवर्नर। 1524 में वाइसरॉय और गवर्नर के रूप में भारत में आता है और यहीं पे वो मृत्यु प्राप्त करता है। ही डाइड इन दिसंबर मंथ 1524। दिसंबर महीने में 1524 में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो वास्को डी गामा 3 टाइम इंडिया विजिट करता है। फर्स्ट टाइम 20th में 1498 में, सेकेंड टाइम 1502 और थर्ड टाइम सितंबर 1524 एज गवर्नर और वाइसराय। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1524 वास्को डी गामा डाइड। ये तो वास्को डी गामा की कहानी थी। अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में पढ़ना है। तो ये आप नोट डाउन कर लिए हो। तो हम चलते हैं अल्मीडा साहब के पास। क्या कहते हैं अल्मीडा? आओ देखते हैं। 1500 कहाँ गया भाई? अल्मीडा, ये
1505 से लेके 1509 तक ये रहते हैं। जब इनको लगा, पोर्तुगीज़ को लगा कि यार हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो क्यों ना अब हम थोड़ा स्टैब्लिश होते हैं। स्टैब्लिश होने के लिए इसने क्या किया, अपना गवर्नर अपॉइंट किया और थोड़ी और पावर को स्टैब्लिश किया। तो इसके बारे में खास बात क्या है, ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, या फिर इसको गवर्नर भी बोलते हैं, गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पोर्तुगीज का ये पहला गवर्नर है भारत में। अच्छे अच्छे कार्य करता है भाई। इसने कहा हमको पावरफुल बनना है, ये अरब वरब इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन वर्ल्ड, फॉर एवरीवन, he introduced blue water policy. Through this policy, he wanted to make Portuguese superpower in ocean, in sea, in water. पानी में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था कि चलो भाई तुम उधर अरब लोग उस पर राज कर रहे हो, लैंड पे हम पूरा पानी पानी पानी, पूरा पानी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर राज करने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू कर दी। हुआ क्या फिर 1509 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। इन 1509 ही डिफीटेड, ही मतलब फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ही डिफीटेड कंबाइंड फ्लीट। कंबाइंड फ्लीट क्या होता है सर? कंबाइंड फ्लीट, फ्लीट होता है जहाजों का बेड़ा, ग्रुप ऑफ शिप्स। इसने कंबाइंड फ्लीट को हराया है। कहां कहां के थे? तो ही डिफीटेड कंबाइंड फ्लीट ऑफ इजिप्ट, टर्की एंड गुजरात। समझ रहे हो? गुजरात, टर्की और इजिप्ट यानी मिस्र, इस सारे तीनों फ्लीट एक साथ लड़ाई कर रहे थे पोर्तुगीज से, और पोर्तुगीज ने उसको क्या किया? हरा दिया। और उसका लीडर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात क्लियर है? तो आगे चले नए गवर्नर की तरफ, नए वॉयसराय की तरफ। क्या है तरीका, समझना ध्यान से। ये टॉपिक एक बार जैसे ही हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज खत्म कर लेंगे, वैसे इस टॉपिक के ऊपर हम MCQs क्लास करेंगे, ऐप पे भी कर लेंगे और YT पे भी कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे बनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नाम देख रहे हो कितना है ना? ये जो दी मिल रहा है वो मिडिल नेम है। जैसे हम लोग का नाम होता है सर्वेश प्रताप सिंह, प्रताप बीच में आ रहा है, शरद कुमार दुबे, कुमार बीच में आ रहा है, तो ऐसे ये मिडिल नेम है। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क, अल्फांसो, अब कौन है? अल्फांसो अल्बुकर्क है, वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। टाइम पीरियड कितना है? 1509 से 1515। He was called real founder of the Portuguese Empire in India. किसको कहा जाता है? इसी को, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। तो ऐसे ही लिख लेते हैं। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर। अभी साम्राज्य उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन जो भी इसने स्टैब्लिश किया वो पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। तो पोर्तुगीज का सबसे बड़ा पावरफुल वाला आदमी यही निकला। अच्छा, पता है क्यों?
15 अभी तो ये वायसराय बन के आया, अभी ये सेकंड वायसराय है, याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ मैं अगर आप कंफ्यूज हो तो। ये सेकंड गवर्नर है, गवर्नर बोलूँ या वायसराय बोलूँ एक ही मतलब है, लेकिन ये इससे पहले आ चुका था। 1502 में जब सेकंड वाला हमारा शिप आया उस टाइम ये आया था, और 1503 में इसने क्या किया, इसी ने स्टैब्लिश किया था। ही स्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन, यही व्यक्ति है, इन 1503। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति यही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या कर दिया वो समझना। he defeated किंग ऑफ बीजापुर, क्या नाम है उनका, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इन 1510। क्रोनोलॉजी याद रखना, 1509 में गुजरात, इजिप्ट और टर्की के फ्लीट को हराया गया था। 1510 में यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का राजा हुआ करता था इसको हराया, और इसने गोवा के ऊपर क्या किया, अधिकार कर लिया, एंड डिफीट किया एंड कैप्चर्ड गोवा। गोवा को कैप्चर कर लिया। अभी तक जो मेन पावर है वो किसके पास है, वो कोचीन के पास है, यानी सारी कोचीन से जो सारा ट्रेड हो रहा है वो कोचीन से हो रहा है। इसने 11 में क्या काम कर लिया, आओ देख लेते हैं। इन 1511 ही वॉन, ही मतलब बेटा कौन, ही मतलब दोस्तों अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन 1511 ही वॉन मलक्का पोर्ट। मलक्का कहाँ पे, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का जो पोर्ट है मलक्का पोर्ट। 1511 में इसने मलक्का पोर्ट जीत लिया। साथ ही साथ और क्या जीता, एंड आपको मैंने बताया था पर्शियन गल्फ, आपको दिखाया था क्या, ईरान इराक के बीच में वो पर्शियन गल्फ था। इसने उस पर्शियन गल्फ में होर्मुज नाम का एक बंदर है उसको भी जीत लिया, एंड होर्मुज स्ट्रेट इन पर्शियन गल्फ। 1510 में आदिल शाह साहब को हराया, 1511 में मलक्का पोर्ट जीत लिया इंडोनेशिया के पास, और होर्मुज स्ट्रेट यानी पोर्ट जीत लिया कहाँ पे, पर्शियन गल्फ के पास। समझ रहा, पावर बढ़ती चली गई। इसने अपने पोर्तुगीज के लोगों से बोला कि इंडिया की विमेन के साथ शादी विवाह कर लो, तो इसने मैरिज पॉलिसी एक लेके आया। ही एनकरेज्ड पोर्तुगीज, लिख देता हूं आप भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ही एनकरेज्ड पोर्तुगीज टू मैरी इंडियन विमेन। भारतीय महिलाओं के साथ अगर विवाह करना शुरू कर देंगे तो वो यहाँ के लोकल फिर हो जाएंगे, लोकल माने जाएंगे, है ना। देख तो दिमाग से खेल रहा है भाई ये तो। जो एरिया इसका हुआ करता था किसका, अल्फांसो दी अल्बुकर्क का, इसने वहां पे एक नई चीज शुरू की। ही बैंड, बैन मतलब प्रोहिबिट, ही बैंड सती सिस्टम इन हिज एरिया। इसने अपने एरिया में क्या किया था, सती सिस्टम बैन कर दिया था। अच्छा, भारत में सती सिस्टम बैन करने के लिए सबसे बड़ा
प्रखर व्यक्ति किसको, पर्सन किसको माना जाता है? राजा राममोहन राय को। तो ये तो राजा राममोहन राय से पहले ही कार्यभार हो रहा है, तो इसको सक्सेसर बोले, प्रेडिसेसर बोले, तो ये उसके पीछे ही रहे थे ना, तो ये प्रेडिसेसर था, मतलब मेन शुरुआत इसी ने कर दी थी, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी हमने इनके बारे में बातचीत की, दो लोगों को पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? आप इसको एक बार, अगर एक तो मैं वैसे ही स्लो चल रहा हूँ, स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डबल की स्पीड में करके सुन सकते हो, है ना? स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि जिसको कम समझ में आता है वो एक ही की स्पीड में सुनता रहे, उसको ईजिली समझ में आ जाएगा, और जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो क्या काम करे, वो स्पीड बढ़ा के पढ़ सकता है। अब इसके बीच में हमने नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट आ गया किस पे? नीनो द कुन्हा या नूनो द कुन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? एक दो फैक्ट इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। 1529 से लेके 1538 तक रहा है। अभी तक जो हमारा कार्यभार हो रहा था, जो कार्य हो रहे थे, फंक्शनिंग हो रही थी, ट्रेडिंग हो रही थी, वो सारी कोचीन से हो रही थी। लेकिन ये पर्सन क्या काम करता है? ही चेंज्ड हिज ट्रेड सेंटर, कैपिटल लिखूं या ट्रेड सेंटर लिखूं, है ना? ब्रैकेट में कैपिटल लिख देता हूं मैं, समझना। ही चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। इसने अपना मेन ट्रेड सेंटर कहां से कहां कर लिया? कोचीन से उठा के गोवा कर लिया। कोचीन से उठा के कहां कर लिया? गोवा कर लिया। दमन एंड दीव आज नाम सुना है आपने? तो इसने कैप्चर कर लिया। ही कैप्चर्ड दीव इन 1535। 1535 में क्या किया? दीव कैप्चर कर लिया। और दमन 1559 में कैप्चर किया जाता है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसने नहीं किया लेकिन किया जाता है। इन 1559 दमन भी कैप्चर कर लिया जाता है 1559 में। इतनी बात क्लियर है? फिर एक गवर्नर का नाम और अभी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गवर्नर है हमारे पास गार्सिया द नरोन्हा। 1538 में आते हैं। छोटी सी बात है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे प्रोविंसेस में अपना राइट, अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्या क्या कर लिया है आइए देखते हैं। ही कैप्चर्ड बॉम्बे, बॉम्बे प्रोविंस जीत लिया, ठीक है। साल्टेन जीत लिया, ठीक है। बेसिन जीत लिया। ये सब कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, ये तीनों महाराष्ट्र में, ठीक है। सिलोन में भी अधिकार कर लिया। सिलोन मतलब प्रेजेंट टाइम का श्रीलंका। प्रेजेंट टाइम का क्या है? श्रीलंका है। मद्रास जीत लिया, हुगली जीत लिया, इन सब पे अधिकार है। मद्रास, साल्टेस, हुगली, ये सबको अपने अंडर कैप्चर कर लिया है और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं। कहते हैं इस टाइम तक पोर्तुगीज के पास लगभग अप्रॉक्स दे हैड approx 50 factories and 100 ships of fleet। या सिर्फ फ्लीट ही लिख सकते हो, है ना। लगभग इतने जहाज वहाज हुआ करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सबसे पहले आया था पुर्तगाली, सबसे बाद में जाएगा, लेकिन सबसे पावरफुल नहीं हुआ था। आइए देखते हैं क्या क्या समस्याएं हुई। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोर्तुगीज विद मुगल एंड मराठास। कहते हैं कि अगर आपको अपना बिजनेस अच्छे से चलाना है तो वहाँ के राजाओं के साथ, वहाँ के सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ कभी भी उलझना नहीं चाहिए। जैसे कह रहे हैं 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, दे दो और अपना काम करते बनो। तो क्या क्या दिक्कतें आई, आओ समझते हैं। इनका जो रिलेशन था, आए कब है भाई ये 1498 के आसपास आ गए, ठीक ठाक चल रहे थे। इनका रिलेशन अकबर के साथ तो अच्छा था। Their relation was good with अकबर। इनके जो क्रिश्चियन रिलीजन के, ईसाई रिलीजन के इनके जो मिशनरीज होते हैं, रिलीजन को स्प्रेड करने वाले लोग होते हैं, फादर्स होते हैं, पादरी होते हैं, वो लोग अकबर के कोर्ट में भी विजिट किए थे। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मिशनरी विजिटेड अकबर्स कोर्ट 3 times। भाई टर्म्स अच्छे थे तभी तो विजिट किया ना, 3 बार। कब कब याद रखना, 1580, 1590, 1595। अकबर के पुत्र जहांगीर साहब, जहांगीर भी चाहता था कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जहांगीर ऑल्सो wanted good terms with them। with them मतलब पोर्तुगीज। उनके साथ अच्छा ट्रेड चाहता था। कहता था भाई हाँ तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही परमिशन दिया था जहांगीर ने इनको कि हाँ जाओ 1613 में जाओ सूरत में अपनी फैक्ट्री डाल लो, वैसे इन लोगों ने क्या किया, जहांगीर के ही जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो बट इन 1613 Portuguese looted 4 royal ships, 4 royal ships of मुगल एम्पायर। मुगल गुस्सा आ गया भाई कौन, जहांगीर। जहांगीर बोला रोको अभी देखते हैं तुम्हें। तो जहांगीर ऑर्डर्ड हिज गवर्नर, मुगल गवर्नर है ठीक है, मुकर्रब खान। किसको ऑर्डर किया? मुकर्रब खान। मुकर्रब खान, मुकर्रब खान को ऑर्डर किया टू पनिश देम। किसको पनिश करना है? पोर्तुगीज को पनिश करना है और उनका होश एकदम ठिकाने ला देना है। मुकर्रब खान अपना शिप पे लेके निकला और ब्रिटेन के कैप्टन से, ब्रिटिश कैप्टन डॉन्टन नाम है उसका, उसकी हेल्प से इनको हराया। तो यहाँ लिख देता हूँ, मुकर्रब डिफीटेड Portuguese with help of British captain डॉन्टन। ठीक है, हरा दिया। जहांगीर के साथ ही नहीं उलझे पोर्तुगीज। जहांगीर के टाइम पे
शाहजहां, इसका जो बेटा है खुर्रम जिसको बोलते हैं, शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल कर दिया था शाहजहां ने। तो शाहजहां वेंट टू द पार्तुगीज टू हेल्प शाहजहां अगेंस्ट जहांगीर। शाहजहां गया पोर्तुगीज के पास कि भाई मेरी हेल्प करो और जहांगीर के अगेंस्ट, तो पोर्तुगीज ने शाहजहां की हेल्प करने के लिए मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं करने वाले। शाहजहां भी इधर भी गुस्साया हुआ था। जहांगीर का एरा समाप्त होता है, शाहजहां एक टाइम पे राजा बनता है और फिर समय आता है लड़ाई झगड़े का। तो 1632 में कहानी समझ लेना, इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। In 1632 शाहजहां ने पॉलिसी बनाई हुई थी कि पोर्तुगीज बंगाल में एक जगह है चटगांव और हुगली, इन दोनों जगहों पे मोनोपोली है उनका, ट्रेड करें किस चीज़ में, सॉल्ट में, क्योंकि नमक वहीं पे सबसे ज़्यादा होता था। पोर्तुगीज हैड मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन सॉल्ट इन 1632। पीसफुली वो ट्रेड करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस मुगल दरबार में एनुअली 10,000 टन का पहुंचा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बात नॉर्मली हो जाना चाहिए। बट पोर्तुगीज क्या काम करते थे वहां पे, पोर्तुगीज लूटना शुरू कर दिया, गांव को समुद्र में लूटना शुरू कर दिया, फोर्सफुली रिलीजन चेंज करना शुरू कर दिया। ये बात शाहजहां तक पहुंचती थी, लेकिन शाहजहां उतना रिएक्ट नहीं करता था, चलो ठीक है लोकल लीडर है संभाल लेंगे। एक मोमेंट पे ऐसा हुआ कि मुमताज महल के भी बोट्स होते थे, मुमताज महल अपना बोट वोट पे कोई सामान वामान मंगवा रही थी और पोर्तुगीज ने उनके भी सारे बोट्स लूट लिए। अब जहांगीर गुस्सा आया, शाहजहां गुस्सा आया, अब बोला चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो व्हेन पोर्तुगीज लूटेड बोट्स ऑफ मुमताज महल, शाहजहां ऑर्डर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल कासिम खान Portuguese looted boats of Mumtaz Mahal. So Shahjahan ordered his governor in Bengal, क्या नाम है उसका, कासिम खान to punish them। ऐसे में ढेर सारे पोर्तुगीज की हत्या हुई, मारे गए, पीटे गए, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। 1739 में 1739 में एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ। इन 1739 मराठा भी जीत जाते हैं इनसे कुछ एरिया, बॉम्बे का। मराठा वॉन बेसिन एंड सालसेट, ठीक है। मराठा बेसिन जीत जाता है और सालसेट जीत जाता है। ये दोनों कहाँ का इलाका है, ये दोनों महाराष्ट्र का एट प्रेजेंट है, यानी उस टाइम बॉम्बे प्रोविंस में हुआ करता था, ठीक है। बात इतनी चीज़ें क्लियर है। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब कहानी आपको समझा देते हैं।
कि पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। किस तरीके से डिक्लाइनेशन शुरू होता है? पोर्तुगीज़, अगर आपको पावर में रहना है तो आपको अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा ठीक रखना होगा। लोकल लीडर्स के साथ आपका सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ आपका सपोर्ट होना चाहिए, और जो लोकल पावर्स हैं उनके साथ कभी उलझना नहीं चाहिए। अब डिक्लाइनेशन कैसे शुरू होता है आइए देखते हैं इनका। चलो, डिक्लाइन के पहले एक आपको टर्म बताता हूँ यहाँ पे, कार्टस आर्मेडा सिस्टम। कार्टस, जब ये फुल पावर में हुआ करते थे, ये अपने आप को मास्टर ऑफ सी कहते थे, समुद्र का स्वामी। क्या कहते थे? पोर्तुगीज कॉल्ड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ सी। पोर्तुगीज कॉल्ड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ सी। तो पोर्तुगीज ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था। कोई भी शिप लेके अगर ट्रेड कर रहा है अरेबियन सी या इंडियन ओशन में, तो उसको पास दिखाना होगा। जैसे आज सड़कों पे कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर परमिट होना चाहिए। तो ऐसे ही इनके पास क्या था? इन्होंने एक पास सिस्टम इजाद किया था और उसके ऊपर क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। यहां तक कि मुगल का भी कोई राजा महाराजा का अगर जहाज जाता था तो उससे भी पास लेना पड़ता था। हालांकि वो टैक्स फ्री था, लेकिन पास लेना पड़ता था। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता था? ढेर सारे जहाज क्या होते थे? उस जहाज के साथ चलते थे ताकि इसको कोई लूटे ना। वो बोलते, लूटते खुद ही थे। अगर पास नहीं लेंगे तो खुद ही लूट लेंगे उसको। पास ले लिया, टैक्स पे कर दिया, तो उसके साथ इनके 2, 3, 4 जहाज जाएंगे और इनको जहां तक जाना है वहां तक छोड़ के आ जाएंगे। ये भी इनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, कार्टस आर्मेडा सिस्टम। इट वाज अ पास सिस्टम। ठीक है, चल डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज की बात कर लेते हैं। तो धीरे 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 इनके हाथ से बहुत सारी चीजें छूटने लगी, जाने लगी। क्या क्या चीजें जा रही हैं आइए देखते हैं। डच आए हुए हैं और डच इनसे बहुत सारी चीजें जीत जाते हैं। डच क्या? डच इनसे बहुत सारी चीजें जीत जाते हैं। डच वॉन मलक्का। इन 1641। मलक्का याद है जब इन्होंने जीता था? श्रीलंका ये भी हार जाते हैं 1658 में, और मालाबार भी हार जाते हैं। श्रीलंका 1658 में, मालाबार 1663 में। ये तो सारा डच ने जीत लिया। हालांकि डच भी बहुत पावरफुल बाद में नहीं निकले। ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। ब्रिटिश वॉन सूरत इन 1613। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सूरत जीत लिया भाई। अब क्या बच गया? पर्शियन आर्मी। आपको पता होगा लास्ट में हमने जब देखा था कि पर्शियन गल्फ में जाके होर्मुज बंदरगाह जीत लिया था। यहाँ पर्शियन आर्मी उसको भी जीत लेती है। पर्शियन आर्मी वॉन होर्मुज स्ट्रेट। धीरे 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 इनके हाथ से सब कुछ जाना शुरू हो गया है। इन्होंने क्या कर दिया था? पोर्तुगीज गेव बॉम्बे टू ब्रिटिश एज डाउरी। डाउरी दे दिया भाई, दहेज में दे दिया। किसका किसका विवाह हो गया था? किसकी शादी में? तो चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन के प्रिंस हुआ करते थे, और कैथरीन ब्रिगेंजा
पोर्तुगीज प्रिंसेस हुआ करती थी, दोनों की शादी वादी हो गई और इसने क्या किया, पोर्तुगीज ने उठा के पूरा पूरा बॉम्बे प्रोविंस दे दिया और वो बॉम्बे प्रोविंस से ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है बात। इनका कुछ इफेक्ट क्या क्या पड़ा है, लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ द पोर्तुगीज, क्या इफेक्ट पड़ा भारत में। ठीक है, जब ये भारत में एंट्री किए, सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने फटाफट से क्या किया, रिलीजन चेंज करना शुरू कर दिया था, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम तो आई ही थी। ठीक है, गोवा में जब इन्होंने कैप्चर कर लिया तो गोवा में सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। दे डिस्ट्रॉयड ऑल द टेम्पल्स इन गोवा। चलो देखते हैं। They destroyed all the temples in गोवा। गोवा में सारे मंदिर तोड़ ताड़ दिए। ये भारत में लेके आए थे मिड अमेरिका के आसपास से, क्या, टोबैको। ही इंट्रो टोबैको, पीनट्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पाइनएप्पल है ना, मूंगफली, पाइनएप्पल, पीनट्स, टोबैको, ये सब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। गुआवा, अमरूद, पपाया, ये सब इंडिया में पहली बार लेके यही लोग आए थे। पोटैटो, मेज, ये सारी चीज़ें लेके आए। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका क्या रहता है, दिस स्टार्टेड, और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा, दिस स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। For the first time, they started printing press in India for the first time। और टाइम क्या था इसका, 1556। इस बात को याद रखना। ऐसे और भी सारे इफेक्ट पड़े भारत पे। धीरे धीरे इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स के साथ कुछ जगहों पे इन्होंने ट्रीटी की और फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको हराया और मेन पावर में कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गया। तो एक तो मैं आपको बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होता रहेगा हम लोग इसके ऊपर MCQs की क्लासेस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है कि सर हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था या वैसा पढ़ा हुआ था, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा समझा दीजिए, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और टीम उसको देखेगी, हम तक बात पहुँचेगी और हम आपको उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।